हम लोगों ने 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जो अधिनियम आए उसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिए थे। तो इसके बाद में जो भी नियम कानून बने ब्रिटेन से पास होकर आए, तो उसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए और उन प्रावधानों को देखते हुए हम लोगों को आगे पढ़ना है। तो आगे हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ये पढ़ेंगे कि भारत शासन अधिनियम जो 1858 आया था, उसके बाद में बहुत सारे अधिनियम आए, बहुत सारे एक्ट आए। उन सभी एक्ट को एक एक करके हम लोग जब पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे, उसको देखते रहेंगे ध्यान से। हाँ, तो अब आवाज़ क्लियर आ रही होगी। तो इसमें ये बता रहे थे कि 1861 में जो भारत परिषद अधिनियम आया, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में 1861 के बाद में 1873 में एक्ट आया, 1873 का एक्ट। उसके बाद में 1876 में, उसके बाद में 1892 में जो एक्ट आया, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर टाइम बचे तो फिर इस वीडियो में ही हम लोग कवर कर लेंगे उतने तक। तो 1861 के अधिनियम में क्या क्या बताया गया था, क्या क्या प्रावधान थे, उसके बारे में कुछ एग्जाम में पूछ लेता है कि 1861 के अधिनियम में क्या हुआ। तो उसके बारे में अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो उसमें ये प्रावधान थे। पहला प्रावधान ये था कि जैसे 1858 में जो भारत शासन अधिनियम आया था, उसमें ये बताया गया था कि केंद्र में एक विधान परिषद का गठन होगा। तो उस केंद्र में विधान परिषद में 1861 के अधिनियम में ये बताया कि भारतीयों के सहयोग अब केंद्रीय विधान परिषद में लिया जाएगा। तो भारत में भारतीयों को जब शामिल किया जाएगा पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में, और गवर्नर जनरल को वायसराय जब बना दिया गया था तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, तो ये पहली बार भारतीयों के लिए बहुत खुशी की बात होगी कि भारतीयों को भी अब अंग्रेजी शासन के मतलब हिस्सेदारी दी जा रही है। तो एक एक करके इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि गवर्नर जनरल जो था वायसराय अब हो चुका है। तो अगर मैं जब भी गवर्नर जनरल बोल दूं गलती से, तो उसको वायसराय मान लेना है, क्योंकि अब गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और वायसराय बना दिया गया है ना। तो आज से हम लोग को ये पढ़ना है कि 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो हम लोग ये पढ़ेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद एक्ट। तो इसमें क्या प्रावधान था, तो इसमें पहला ये बताया गया था कि सहयोग के लिए भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया जाए। तो केंद्रीय विधान परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया, भारतीयों को शामिल किया गया। ये पहली बार हुआ। इससे पहले अंग्रेज अपने स्वयं को शासन चलाते थे, किसी भारतीय को कुछ भी नहीं समझते थे। तो बहुत सारे विरोध होने के बाद में अंग्रेजों ने ये देखा कि अगर भारतीयों को शामिल ना किया जाए तो 1800 जैसे 57 की क्रांति हुई थी वैसे क्रांति फिर दोबारा ना हो जाए, इसीलिए भारतीयों को अपनी परिषद में शामिल करना शुरू किया। तो इनमें 3 भारतीयों को शामिल किया, 3 भारतीय शामिल हुए। अब 3 भारतीय कौन कौन थे, तो एक तो थे पटियाला के राजा, पटियाला के राजा को शामिल किया गया, महाराजा को। और दूसरा में बनारस के राजा को शामिल किया गया। और तीसरा में दिनकर राव को शामिल किया गया, दिनकर राव। ये क्या थे, ये तीनों भारतीय थे। तो अगर भारतीय एक भी होगा, 2 भी होगा, 3 होगा, तो भारतीय जो नागरिक होंगे उन लोगों को ये लगेगा कि अंग्रेज जो भी काम करेंगे, जो भी नियम कानून बनाएंगे, उसमें भारतीय राजा अगर होंगे तो ये अपने देश के हित में काम करेंगे। तो इसलिए मतलब कि जो भारतीय होंगे वो विरोध नहीं कर पाएंगे। तो इन लोगों को क्या किया गया, केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया गया। एक केंद्रीय विधान परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद में शामिल हुए।
अच्छा, परिषद में शामिल किए गए। इसके बाद में और क्या बताया गया कि जो वायसराय होगा, तो वायसराय जो वायसराय होगा, तो वायसराय के बारे में ये बताया गया कि वायसराय और उसकी कार्यकारिणी परिषद होती, जो इसकी परिषद थी, तो इसकी परिषद में कितने सदस्य थे, तो इनकी परिषद में जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद होती थी उसमें 4 सदस्य होते थे। तो इनकी सदस्यों की संख्या, अरे चौथा सदस्य विधि अधिकारी था और उसको अस्थाई बना दिया गया 1853 के चार्टर एक्ट में। उसको अब 4 से बढ़ाकर, वायसराय और उसकी परिषद की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई, 5 की गई। अच्छा, इसके बाद में क्या बताया गया कि जो वायसराय होंगे, ये अपनी मर्जी से वायसराय परिषद में 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य को रख सकते हैं, अतिरिक्त सदस्य रख सकते। और जो भी ये सदस्य होंगे, तो ये सदस्य क्या होंगे, इसमें क्या होंगे, इसमें आधे भारतीय होंगे, जिसमें आधे भारतीय होंगे, जिसमें आधे भारतीय होंगे। और ये क्या करेंगे, ये करेंगे क्या, अगर वायसराय अपनी परिषद में इतने लोगों को, अतिरिक्त लोगों को जोड़ सकता है, रख सकता है, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग बैठ के आम के अचार डालेंगे? ऐसा नहीं करेंगे। ये लोग क्या करेंगे, तो ये लोग ये करेंगे कि जो भी नियम कानून बनाया जाएगा, तो विधि बनाने में सहयोग करेंगे, विधि बनाने में सहयोग करेंगे, विधि बनाने में सहयोग ये लोग करेंगे। और इनकी शक्ति सीमित थी, इन लोगों की शक्तियां जो थी, इनकी शक्ति सीमित थी, मतलब इनको बहुत सारे अधिकार नहीं दिए जाएंगे। अच्छा, इतने चीज़ों के बाद में और भी बहुत सारे चीज़ किए गए। तो अब वायसराय के बारे में कुछ चीज़ें दिया गया कि वायसराय को शक्तियों को बढ़ाया गया और केंद्रीय जो केंद्रीकरण थी, तो केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण किया गया। तो एक और लिख लेते हैं, आज छोटा सा टॉपिक है कि विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई। विकेंद्रीकरण हुई, विकेंद्रीकरण क्या हुआ कि शक्तियों का बंटवारा हुआ। शक्तियों का बंटवारा इसमें क्या क्या हुआ, तो इसमें पहला ये हुआ कि प्रांतों को विधि बनाने का अधिकार दिया गया, विधि बनाने का अधिकार दिया गया, का अधिकार दिया गया। जो प्रांत होंगे वो विधि बनाएंगे, लेकिन क्या करेंगे कि जो भी विधि बनाएंगे वो गवर्नर जनरल से एक बार दिखा लेंगे। लेकिन वायसराय जो होगा, वायसराय से परमिशन लेंगे, अनुमति लेंगे। और क्या किया गया, तो दूसरा इधर दिखेगा नहीं, तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, इसको मिटा के। दूसरा में ये बताया गया कि जो प्रांत होंगे, तो प्रांत में क्या किया गया, प्रांतों में भी विधान परिषद का गठन किया गया। प्रांत में भी क्या हुआ, विधान परिषद का गठन किया गया पहली बार। ये सब 1861 के भारत परिषद अधिनियम में हो रहा है। इतनी चीजें समझ में आ रही होगी। तो दूसरा इसमें क्या किया गया विकेंद्रीकरण में, कि प्रांतों में विधान परिषद गठित हुआ। प्रांतों में विधान परिषद को गठित हुआ।
अच्छा, इसके बाद में और सारे बहुत सारे प्रावधान किए गए थे, उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ कि और क्या किया गया। तो वायसराय जो था, तो वायसराय की शक्तियों में बढ़ोतरी की गई। तो वायसराय की शक्तियों में बढ़ोतरी की गई। जो वायसराय था, वायसराय की शक्ति बढ़ी, शक्तियों में बढ़ोतरी हुई, की गई। अच्छा, वायसराय की शक्तियों में क्या क्या बढ़ोतरी की गई? तो वायसराय की शक्तियों में बढ़ोतरी क्या की गई? तो ये क्या किया गया, वायसराय को पावर दिया गया कि पहला पावर क्या होगा कि जो केंद्रीय विधान परिषद होगा उसमें 12 अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ा जाएगा। तो इसमें क्या किया गया कि परिषद की संचालन का विधि बनाएगा, कि मतलब कैसे संचालित होगा उसके बारे में विधि बनाने का अधिकार। इसमें ये बताया गया कि जो केंद्रीय विधान परिषद था और जो विधान परिषद, जो वायसराय उसकी परिषद होगी, उसकी संचालन किस प्रकार से किया जाएगा। तो उसके बारे में अब ये क्या होगा कि जो भी परिषद के सदस्य होंगे वो वायसराय की अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। मतलब परिषद की संचालन, जैसे अभी क्या होता है कि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा के संचालन की सभी कार्यभार को देखता है कि लोकसभा में शांति बनाया जाए, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। उसी प्रकार वायसराय उसकी परिषद की संचालन का विधि बनाने का अधिकार रखेगा। दूसरा में ये किया गया कि परिषद में जो भी विधि बनाया जाएगा तो इसको तो वीटो पावर तो दिया ही गया, वीटो का अधिकार होगा। वीटो का अधिकार होगा किसको? वायसराय को वीटो का अधिकार होगा। तीसरा में क्या होगा कि वीटो के अधिकार के बाद में इसे अध्यादेश जारी कर सकता है। मेन तो पॉइंट यही है, अध्यादेश जारी कर सकता। अध्यादेश जारी करेगा तो क्या होगा, ये अध्यादेश कर सकता है तो अध्यादेश 6 माह तक वैध होगा, 6 माह तक वैध माना जाएगा। इतनी बातें। और क्या हुआ कि जो अध्यादेश जारी करेगा वो 6 माह तक तो वैध ही होगा और वीटो पावर का अधिकार ही दे दिया। और परिषद का जो भी संचालन होगा उसके बारे में इसको अधिकार दे दिएगा। तो वायसराय कितना पावरफुल हो गया। और वायसराय को क्या किया गया कि नए प्रांतों का गठन, नए प्रांतों का गठन प्लस सीमा में परिवर्तन और प्लस प्रशासकों की नियुक्ति करेगा, प्रशासकों की नियुक्ति का अधिकार। अब वायसराय से बड़ा कोई नहीं होगा। इसका मतलब कि जो भी प्रशासक होंगे छोटे प्रांत में, तो ये विधि तो बनाने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन उनको नियुक्ति कौन करेगा? उनकी नियुक्ति करेगा वायसराय ही करेगा, क्योंकि नए प्रांतों का गठन करने का अधिकार दे दिया और सीमा में परिवर्तन। मतलब एक अगर भारत है, अगर इसको पूरा भारत मान लिया जाए और यहाँ पर बैठा वायसराय केंद्र में, तो ये डिसाइड करेगा कि इतना दूर में बिहार है या इतना ही में बिहार कर दो या इतना में बिहार कर दो। मतलब कितना दूर में एक नया प्रांत होगा, इसकी सीमा में परिवर्तन क्या होगा, यहाँ का प्रशासक कौन होगा, सब कुछ इसके अंडर में होगा। अगर ये प्रांत वाले अगर कोई नियम कानून भी बनाएंगे तो इसकी अनुमति यहाँ बैठे केंद्र में बैठे वायसराय से लेनी होगी। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होगा? वायसराय होगा। और एक चीज़ है कि 1859 में, जो 1859 में लॉर्ड कैनिंग, जो कैनिंग साहब थे, तो कैनिंग ने
विभागीय प्रणाली शुरू किया था। मतलब विभागीय प्रणाली जो शुरू किया था, विभागीय प्रणाली जो लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू किया गया था 1859 में, 1859 में तो विभागीय प्रणाली शुरू की गई थी, उसे वैध बना दिया गया। इतनी चीजें समझ में आ रही होगी। इतनी चीजें तो समझ में आ रही होगी कि क्या क्या हुआ। 1861 के भारत परिषद अधिनियम में इतना चीजें पढ़ना है, ये और जो मैंने मिटा दिया वो इतना चीजें। फिर उसके बाद में 1861 के अधिनियम, इसी से क्वेश्चन आएंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा इसी से आएगा। मेन ये है कि पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया 1861 में, तो बनारस के राजा, पटियाला के राजा और दिनकर राव को, 3 लोगों को शामिल किया गया केंद्रीय विधान परिषद में। तो इतनी चीजें सबसे मेन है। तो ये चीजें इतनी जो जान गया वो सब कुछ कर लेगा। अगर क्वेश्चन आए तो यहीं से आएगा लगभग। और ये चीजें तो एक क्या है, ये मेन मतलब कि इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना कि कैनिंग ने जो विभागीय प्रणाली शुरू की थी उसको वैध बना दिया गया 1861 की एक्ट में। अब क्या होगा कि इसके बाद में और भी एक्ट आएंगे, लेकिन अच्छा, अरे यार बाल तो थोड़ा अजीब सा हो गया। बाल से कोई मतलब नहीं है, बाल एग्जाम में कुछ पूछता नहीं है, पूछता ये सब है। अगर किसी का बाल कितना भी गंदा हो, उड़ गया हो, मतलब बाल झड़ने की तो प्रॉब्लम पूरे इंडिया को है, तो अगर बाल नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब आना चाहिए, नौकरी मिल जाएगी, शादी विवाह सब हो जाएगा। बाल ना रहेगा तो भी, लेकिन ये सब नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ना तो शादी विवाह होगा और ना ही कुछ होगा। एग्ज़ाम ही ना क्लियर होगा तो फिर जॉब ना होगा, पैसे नहीं होगा, फिर गरीब हो जाएगा सब पूरा इंडिया। तो इतनी चीज़ें समझ में आ रही होगी। इसके बाद में क्या हुआ, 1873 में एक्ट आया। कुछ दिनों के बाद 1873 में एक्ट आया। तो 1873 के एक्ट में क्या बताया गया, बहुत आसान सा चीज़ है, बस एक एक पॉइंट पढ़ना है। इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी। ये बहुत आसान टॉपिक है और इतनी आसानी से पढ़ाई कहीं नहीं होता है। मैंने अपने ज़िंदगी में मतलब 10th क्लास के बाद लगभग कम से कम 400-500 शिक्षकों से पढ़ा है, 500 से तो ऊपर ही, इसलिए कि 12th में कम से कम तो 11-12 मिलाकर कम से कम तो 200-250 टीचर, और उसके बाद में बहुत सारे टीचरों से पढ़े, यूट्यूब पर कितने टीचरों से पढ़े और सबका नोट्स बना, फिर ये करो याद करो। तो लगभग एक टीचर को अगर देख लिया जाए तो एक टीचर इतना पूरे अपने ज़िंदगी में नहीं पढ़ा पाएगा जितना मैं बता रहा हूँ। तो लगभग 200-300 टीचरों को मिलाकर मैं अकेले सब कुछ बता रहा हूँ। 200-300 टीचर जितना बताएगा उतना अकेले। ऐसा नहीं है, इतना पढ़ने के लिए लाखों रुपए लग जाएंगे और जो टाइम लगेगा वो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, फिर भी इतना नहीं हो पाएगा। कोई आधा पढ़ाएगा तो कोई पूरा पढ़ाएगा, कोई आधा इधर एक पॉइंट इधर छोड़ देगा तो एक पॉइंट उधर छोड़ देगा, और फिर ऐसे ही ज़िंदगी कटती रह जाएगी। 4-5 टीचरों का नोट्स बना के फिर पढ़ के याद करके रट लिए, उसके बाद में ये सब चीज़ें इतना आवाज़ निकल रहा। जो शुरुआत में ऐसे कोई, जैसे मेरा कोई दोस्त है तो मैं उन लोगों से ये बोलता हूँ कि तुम भी अपना कोई वीडियो बना दो, 5 मिनट केवल माइक में बोल दो। तो 5 मिनट बोलने में तो हालत ख़राब हो जाएगा, 1 मिनट कोई अच्छा से नहीं बोल पाएगा, आएगा कुछ तब तो बोलेगा। कैमरे के सामने, माइक के सामने कुछ आता ही नहीं तो फिर बोलेगा क्या, ऐसे लगेगा कि अरे यार क्या बोले, फिर पता ही नहीं चलेगा। और बोल भी दे कोई तो फिर याद भूल जाएगा तो फिर बोलेगा अरे यार वीडियो फिर बंद कर दो, फिर ऑफ करो, फिर उसके बाद में फिर से शुरू करो कुछ। ऐसे मेरे पास तो कुछ रटी रटाई चीज़ें नहीं है, मतलब कि जो ये समझने वाली चीज़ है कि 1861 में क्या हुआ, 1853 में ये हुआ, 1861 में ये, पहली बात तो यही है केवल मैं कुछ याद ना हो, लेकिन ये याद होना चाहिए कि 3 लोगों को शामिल कर दिया गया भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद में। केंद्रीय विधान परिषद बना दिया गया था जब
तो 1853 में बना दिया गया था। ये चीज बहुत आसान चीज़ है कि क्या क्या हुआ, ये समझने वाली चीज़ है कि इसमें ये हुआ, इसमें ये, फिर इसके बाद में ये हुआ, फिर उसके बाद में ये हुआ, लाइन से समझते जाना है कि 1813 में जब चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार था, उसको छोड़कर बाकी सबको समाप्त कर दिया गया, और 1833 में पूरी तरह व्यापार को, एकाधिकार को समाप्त ही कर दिया गया। तो ये तो समझने वाली चीज़ है कि 1813 के चार्टर एक्ट में ये बताया कि चीन और चाय के साथ केवल ईस्ट इंडिया व्यापार करेगी एकाधिकार, और बाकी सभी पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और 1833 के चार्टर एक्ट में जब आया तो ये दोनों को ही समाप्त कर दिया गया, और चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को जोड़ लिया गया। ये सभी चीज़ें बहुत आसान होती है, बस पढ़ना है ध्यान से, और ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं और दिमाग कहीं और है, तो फिर नंबर भी कहीं और आएगा एग्जाम में, ए की जगह पर बी होगा। तो फिर उसके बाद में 1861 के भारत परिषद अधिनियम के बाद में 1873 में एक एक्ट आया। 1873 का एक्ट को पढ़ लेते हैं, ये बहुत आसान है। तो 1873 के एक्ट में एक ही बात केवल है कि इसमें ये बताया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी समाप्त की जा सकती है। यही बात केवल 1873 के एक्ट में मेन है कि ये मेन है, तो इसको याद कर लेना है कि 1873 के एक्ट में क्या बताया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी समाप्त की जा सकती है, मतलब बंद किया जा सकता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंद कब हुआ? तो 1 जनवरी और 1884 को बंद कर दिया गया। बंद हो गई, लग गए ताले लुटेरों की कंपनी में, बंद हुई, बंद हो गई। ये सब लुटेरा चुट्टा था, भारत को लूट के चुट्टा सब लेकर जा रहा था। इसीलिए बर्बाद हो गए ये लोग। कर्म का फल तो सबको मिलता है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। ये लोग अच्छे लोग नहीं थे, इसीलिए ये लोग बर्बाद हो गए एकदम से। अमीर तो हो गए, ऐसा थोड़ी है कि सच्चाई को एकदम से ख़त्म किया जा सकता है। सच्चाई को कुछ दिनों तक दबाया जा सकता है, तो ये लोग कुछ दिनों तक दबाए रहे, फिर उसके बाद में ऐसे लाले पड़ गए कि ये लोग सब लोग बर्बाद हो गए। फिर उसके बाद में क्या हुआ, इतनी चीज़ें केवल याद करना। 1873 में, फिर 1876 में एक एक्ट आया, 1876 का एक्ट। इसमें ये बताया गया कि 28 अप्रैल, जो 28 अप्रैल, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, अप्रैल 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। घोषित किया गया। अच्छा, महारानी विक्टोरिया जो थी, इनको क्या क्या दिया गया कि 28 अप्रैल 1876 को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। मतलब कि भारत के जितने अधिकार क्षेत्र है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर जितना अधिकार क्षेत्र है भारत पर, तो भारत में जो पल राजतंत्र चलता था, तो अब यहाँ के देसी राजाओं की सभी चीज़ें खत्म कर दी गई कि देसी राजा मतलब कुछ नहीं, सब जीरो है। और जो महारानी विक्टोरिया है, तो महारानी विक्टोरिया इंग्लैंड में थी, तो महारानी विक्टोरिया ही भारत की महारानी अब मानी जाएंगी। मतलब क्या होगा कि पूरा ब्रिटेन के जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे, और वहाँ की महारानी जो होगी, जैसे अगर ये बता दिया जाए कि सबसे हरामी देश कौन है, तो पाकिस्तान, तो अगर पाकिस्तान के बारे में ये बता दिया जाए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना दिए जाएंगे, इसका मतलब क्या, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा।
क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को अगर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो पाकिस्तान क्या हो जाएगा, वो भी भारत का एक अंग हो जाएगा। तो भारत को एक मतलब पाकिस्तान को एक स्टेट के रूप में फिर हम लोग मान लेंगे और फिर बोलेंगे पाकिस्तान का नामो निशान ख़त्म। हालांकि ऐसा होगा नहीं, कभी भी लाइफ में हो सकता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगा, हो सकता है कुछ दिन लग जाए, शायद अपने पाकिस्तान को फिर वापस ले लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को तो हम ही लोगों ने दे दिया है। अच्छा, तो इतनी चीज़ें। और सम्राट, ये क्या होता है, सम्राज्ञी घोषित किया गया। तो सम्राट का स्त्रीलिंग होता है सम्राज्ञी, सम्राट का स्त्रीलिंग सम्राज्ञी होता है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कि सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होता है, सम्राज्ञी। जैसे विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो विद्वान का विद्वानी होता है, विद्वानी नहीं होता है, विद्वानी नहीं होता है, विद्वानी कोई शब्द ही नहीं। तो विद्वान का विदुषी होता है, इसी तरह सम्राट का सम्राज्ञी होता है। ऐसे करके विद्वान का विदुषी होता है। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, नहीं तो कोई बोल दे कि विद्वान का विद्वानी बता दिया, हम तो विद्वानी नहीं बता रहे हैं, विद्वान का विदुषी होता है। तो सम्राट का सम्राज्ञी होता है। तो सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया इतना को। फिर इसके बाद में 1892 का एक्ट आया। 1892 के एक्ट को जब आया तो उसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए। उस एक्ट को हम लोग अगले वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन कोई चीज़ें छूटना नहीं चाहिए और एकदम से अच्छी तरीके से पढ़े, क्योंकि कोई चीज़ें अगर छूट जाए तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। और एग्ज़ाम में अगर वही जो पॉइंट छूट गया अगर वही एग्ज़ाम में आ गया तो फिर तो बवंडर हो जाएगा। इससे अच्छा है एक एक चीज़ें करके आराम से पढ़ेंगे। और जैसे ये क्वेश्चन पूछा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब घोषित किया गया, तो ये 1876 में। इस समय जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे, जिन लोगों को पता है वो लोग देख लेंगे, ऐसे तो मुझे पता है लेकिन हम बता देंगे। लेकिन ये उस समय कौन थे, और चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये सभी बहुत सारे जो भी नियम आए थे। एक बार गवर्नर जनरल और जो वायसराय थे उसके बारे में एक वीडियो मैं बना दूंगा कि जितने भी बंगाल के गवर्नर थे। जैसे कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि बंगाल में, जैसे ये पूछ लेता है कि बक्सर के युद्ध के समय वहाँ का गवर्नर कौन था। अब बखेड़ा हो गई एकदम से, जिन लोगों को पता नहीं है, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, और ऐसे करके पूछ लेता। बहुत सारे क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का राजा कौन था, ऐसे कर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो उस जैसे अगर कोई वीडियो बनेगा तो धीरे धीरे सभी चीज़ें कवर कर ली जाएगी। ऐसा एक भी चीज़ नहीं छूटेगा कि ये छूट गया और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं होने वाला है, सब चीज़ें आराम से पढ़ लिया जाएगा और एक भी चीज़ नहीं छूटेगा। और अगर लग जाए कि कोई चीज़ अगर गलती से छूट गया तो उसका बात अलग है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं छूटेगा। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि एकदम से लिखा सा सब आता है कि यार कोई छूट ना जाए। अब माइंड में जो आया सो आया, जो आएगा वो बता देंगे, जो नहीं आएगा तो वो छूट जाएगा। तो अपने से भी कोई किताब लेकर पढ़ना है, बाकी चीज़ें जो होगी वो अगले क्लास में। धन्यवाद।